एक देश जिस पर पिछले 45 सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जिसकी करेंसी ने 1979 के बाद अपनी वैल्यू का 20,000 गुना खो दिया, जिसे दुनिया से जानबूझ के अलग रखा गया और फिर भी वो देश झुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम बात करेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट की जो सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पैसे की, तेल की और इस सवाल की कि दुनिया में रूल कौन करने वाला है। और इस पूरी स्टोरी में इंडिया कहां खड़ा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट आया कहां से। 1978 से 79 ईरान में इरानियन रिवॉल्यूशन होती है। ये रिवॉल्यूशन 1 साल 1 महीने और 4 दिन तक चला। उससे पहले का ईरान कुछ और था, वेस्टर्न आइडियोलॉजी पर चलने वाला। Iran, a country brimming with energy, exploding with construction and development. अमेरिकन कंपनीज का नया मार्केट, तेल से भरपूर और ग्लोबली कनेक्टेड। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने अमेरिका से नाता तोड़ लिया और इस ऑफिशियल गवर्नमेंट केबल में, यदि आप चाहो तो इसको रोक कर देख सकते हो, इसके बाद वो घटना हुई जिसने दोनों देशों के बीच दरार परमानेंट कर दिया, द अमेरिकन हॉस्टेजेस क्राइसिस। ईरानियन लोगों ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया गया और ये क्राइसिस 444 दिन तक लगातार चलती रही। अमेरिका ने ईरान के $12 बिलियन के एसेट फ्रीज कर दिए और क्राइसिस खत्म होने के बाद ईरान को सिर्फ $800 मिलियन मिले। बाकी सब अमेरिका ने सेटलमेंट के नाम पे रख लिया। तभी से शुरू होता है सैंक्शंस का वो सिलसिला जो आज तक आपको दिख रहा है। 1984 में अमेरिका ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया। 1995 में अमेरिकन कंपनीज को ईरान से डील करने पर बैन कर दिया गया। 2018 में ट्रंप ने अमेरिकन न्यूक्लियर डील से एग्जिट कर लिया और अब 2026 में यही कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल मिलिट्री वॉर में बदल चुका है। तो ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट वॉर नहीं है, ये उस 45 साल पुरानी दुश्मनी का क्लाइमैक्स भी हो सकता है। आखिर असली लड़ाई है किस चीज की? एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर दुनिया की जो सबसे जरूरी चीज इस्तेमाल होने वाली है वो आपके कंट्रोल में हो तो आप कितने पावरफुल होंगे? अमेरिका एग्जैक्टली यही चाहता है। 3 चीजें हैं जो उसने ग्लोबली कंट्रोल भी कर रखा है काफी हद तक। पहला, टेक्नोलॉजी। गूगल, फेसबुक, इंस्टा, एंड्रॉइड, iOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिकन हो सकता है। आप जो भी सर्च इंजन में देखते हैं वो अमेरिकन सर्वर से होकर गुजर रहा है। दुनिया का डिजिटल बैकबोन अमेरिका के पास है। दूसरा, डॉलर। पेट्रोल लेना है डॉलर में पे करो, इंटरनेशनल ट्रेड करनी है डॉलर में। रूस को जब स्विफ्ट से बाहर किया गया था, रूस की इकोनॉमी में काफी इनस्टेबिलिटी देखी गई थी। तीसरा, ऑयल। और यही सबसे बड़ी वजह है इस वॉर की। जो भी देश तेल बेचना चाहता है उसे डॉलर में बेचना होगा। जो देश डॉलर से इनकार किए, लीबिया का गद्दाफी, ईरान का सद्दाम हुसैन, वेनेजुएला का मडूरो, उनका क्या हुआ सब जानते हैं। ईरान ने डॉलर और अमेरिकन ऑयल कंट्रोल को चैलेंज किया, इसलिए वो अगला टारगेट बना है। आखिर ईरान की असली ताकत क्या है? यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग समझते हैं अमेरिका के पास F-35 है, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। ईरान क्या ही कर लेगा? लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में ये इक्वेशन सिंपल नहीं है। ईरान ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जिसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। शहीद ड्रोन, एक ऐसा ड्रोन जिसकी कॉस्ट लगभग 18 लाख रुपए है। इसमें प्रोपेलर इंजन है, 50 किलो का एक्सप्लोजिव, एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। अब ये काउंटर करने के लिए अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करती है उसकी कॉस्ट है 36 करोड़ रुपए। 18 लाख वर्सेस 36 करोड़। ईरान 1 महीने में 1000 ड्रोन बना सकता है। अमेरिका 1 साल में 700 पैट्रियट मिसाइल बना सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस DMD
DMD नाम का सिस्टम बनाया था, देश को 31 इंडिपेंडेंट मिलिट्री जोन्स में डिवाइड करता है। अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए तो हर जोन अपने दम पर लड़ सकता है। अपनी मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं, अपनी आर्मी है। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी ईरान नहीं रुका। हॉर्मज दुनिया की सांसें रोकने वाली जगह। एशिया का 80% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है। ये एक नैरो वाटरवे है और ईरान ने इसे कंट्रोल में ले लिया। ईरान ने अब यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स को GPS स्पूफिंग और सिग्नल जैमिंग के जरिए कंफ्यूज करना शुरू किया। टैंकर्स को पता ही नहीं चलता वो समुद्र में वो सर्कल्स में घूम रहे हैं। इंडिया की यदि बात करें तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है सिर्फ 45 दिन का। मतलब अगर सप्लाई बंद हो जाए तो 45 दिन में पूरे देश की गाड़ियां, ट्रेन, प्लेन सब ठप। ये कोई छोटा रिस्क नहीं है। ईरान का साइंटिफिक आउटपुट 1996 से 2008 के बीच 18% बढ़ा। ईरान की 70% साइंटिस्ट ग्रेजुएट महिलाएं हैं। ईरान ने 99% मेडिकल सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने का टारगेट लिया है और उस दिशा में काफी आगे है। ओलंपिक्स में ईरान ने अभी तक 88 मेडल्स जीते हैं। एक देश जिस पर 45 सालों से सैंक्शंस हैं, वो इतना कैसे कर सकता है? क्योंकि ईरान ने 2007 में रेजिस्टेंस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। जब दुनिया हमें आइसोलेट करती है तो हम खुद को सेल्फ सफिशिएंट बना देते हैं। ईरान के पास अब शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं। फतेह 313 जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। खुर्रम शहर 2000 से 3000 किलोमीटर तक रेंज इसकी बताई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान ने जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने खुद के जेट इंजन्स बना लिए। एक सैंक्शंस कंट्री के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। अब ऑनेस्टली दोनों साइड को देखते हैं। अमेरिका का कहना है ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को फंड करता है। ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करता है। ईरान रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है। इसमें कुछ सच्चाई है। ईरान प्रॉक्सी वारफेयर का इस्तेमाल करता है। उसके रीजनल एम्बिशंस हैं और उसके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर जेन्युइनली बड़े सवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने किसी देश पर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेंशन नहीं किया। अमेरिका ने इराक पर इन्वेंशन किया। झूठे WMD आरोप में अमेरिका ने लीबिया में रिजीम चेंज कराया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पे 20 साल रहकर तालिबान को और मजबूत बनाया। हर बार जब अमेरिका किसी देश से जाता है वो एक वैकम छोड़ जाता है जिसमें एक्सट्रीमिज्म पलती है। इराक से गया ISIS छोड़ा, अफगानिस्तान से गया तालिबान आया। तो सवाल ये नहीं कि ईरान परफेक्ट है या अमेरिका परफेक्ट है। सवाल ये है जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो पूरी दुनिया ने रसिया को विलन बताया। वही लॉजिक आज अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रोल कौन करता है उस पर भी निर्भर कर रहा है कि विलन कौन है। और फिलहाल वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका कंट्रोल करता है। सबसे जरूरी बात इंडिया। वैसे देखा जाए तो इंडिया इन तीनों कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान। तीनों से ट्रेड है, तीनों से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। ईरान ने इंडिया को चबहार पोर्ट दिया। चाइना और पाकिस्तान दोनों को अपोज करने के बावजूद इस पोर्ट से इंडिया सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रसिया तक पहुंच सकता है। 1994 में जब पूरी OIC 57 मुस्लिम कंट्रीज ने कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, ईरान ने उनसे लड़कर कहा कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिका जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया, जिसने IMF से पाकिस्तान को 8,000 करोड़ का लोन दिलवाया, जिसने इंडिया को 30 दिन का परमिशन दिया है तेल खरीदने के लिए जैसे हम उसकी कॉलोनी हो। लेकिन हम अमेरिका को इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका पे डिपेंडेंस है। हमारे जेट्स, हमारे सिस्टम का बड़ा हिस्सा अमेरिकन या फिर अमेरिकन कंपेटिबल है। ये है इंडिया की असली जियोपॉलिटिकल चैलेंज और इसमें दो बड़ी कमजोरी हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। पहली, ऑयल रिजर्व 45 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व काफी नहीं होता, कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। जब 2020 में ऑयल प्राइस नेगेटिव हुई थी तब हम मैक्सिमम ऑयल स्टोर कर सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए और वो अपॉर्चुनिटी हमने गंवाई। दूसरी, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। हमारे GPS नेविगेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सब अमेरिकन है।
युद्ध की स्थिति में ये सबसे बड़ी वनरेबिलिटी है। इंडिया को अपना रोबस्ट टेक इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा, डीआरडीओ और इसरो को और प्राइवेट इनोवेशन को। अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने साबित किया कि हम कैपेबल हैं। हमने एक भी पाकिस्तान ड्रोन को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और भारत फोर्ज के शेषनाग ड्रोन ने एक नई कैपेबिलिटी स्टैब्लिश की, जहां ड्रोन्स आपस में कम्युनिकेट करके ऑटोनोमस डिसीजंस लेते हैं। तो फाइनली ये वार कहां जाएगी? अमेरिका टैक्टिकली विन कर सकता है, वो टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ईरान को कंप्लीटली डिफीट करना स्ट्रेटेजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक देश जिसने 45 सालों से सैंक्शंस में सर्वाइव किया, जिसने अपनी इकोनॉमी खुद बनाया, जिसने अपने वेपन्स खुद डेवलप किए, वो देश सिर्फ बॉम्ब से नहीं टूटता। ईरान ने एक लेसन सीखा है जो हर देश को सीखना चाहिए। कोई नहीं आएगा बचाने, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट्स गुड टाइम्स क्रिएट सॉफ्ट पीपल एंड सॉफ्ट पीपल क्रिएट हार्ड टाइम्स अगेन। ये एक इटर्नल साइकिल है। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, अमेरिका ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम किससे ट्रेड करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, परमाणु संपन्न देश के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आज वही स्पिरिट चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। और जब तक हम वो नहीं समझेंगे, दूसरे देश हमें समझाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करे तो एक शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद।